नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर रुड़की से है, जहां भगवानपुर ब्लॉक में कल हुए हंगामे के बाद बीजेपी नेता और राज्य मंत्री देसराज कर्णवाल ने भगवानपुर के खानपुर स्थित अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता कर भगवानपुर ब्लॉक में हुए हंगामे को लेकर अपनी सफाई देते हुए कांग्रेस विधायक ममता राकेश पर अपनी सगी भतीजी को बहलाने फुसलाने का आरोप भी लगाया। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक मेरी भतीजी से अनैतिक कार्य करा रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी भतीजी करुणा कर्णयाल नासमझ है, जिसे बहकाकर मेरे खिलाफ और सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बुलवाकर उसका भविष्य खराब करने में लगी हुई है। तो राज्य मंत्री ने हंगामे को लेकर ये सफाई दी है। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक ममता राकेश पर आरोप लगाया गया है, अपनी सगी भतीजी को बहलाने फुसलाने का आरोप लगाया है। वो दलित की बेटी के साथ साथ मेरी सगी भतीजी है, मेरे सगे भाई की लड़की है, वो मेरी बेटी है। वो क्या रक्षा करेंगे? उनके खिलाफ जो भी बमंडर है वो सब उन्हीं की देन है। उसमें करुणा कर्णवाल एक भोली भाली लड़की है और वो उनके बहकाए में आज आई हुई है, कांग्रेस के बहकाए में आई हुई है। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, अगर वो मेरी बात सुन रही है, कि इस परिवार से बच जाओ और पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि वो सक्रिय सदस्य भी नहीं बनी, आज पार्टी की बात करती है, क्योंकि उसे मिसगाइड कर रखा है। वो सक्रिय सदस्य भी पार्टी की नहीं है प्रमुख होते हुए, तो पार्टी की कहाँ है? सुबोध राकेश जी पार्टी के सदस्य हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन पार्टी की किसी प्रमुख को वैचारिक भ्रांति में लाना, उससे गलत बयान दिवाना, सरकार के खिलाफ यह कहना कि मैं आत्महत्या करूंगी, तो ये गलत है। नेता इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो मेरी पार्टी के हैं, भाई कांग्रेस पार्टी की विधायक और कांग्रेस पार्टी के लोग तो खुल्लम खुल्ला हो ही गए। वो प्रमाण मिलने पर मैं पार्टी में शिकायत करूंगा कि ये इस तरह हो रहा है। वो मेरी पार्टी के भी खिलाफ हैं, वो नेता, वो मेरी सरकार के भी खिलाफ हैं, वो गलत कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा, अंबेडकर जी की बात आपने कही, बाबा साहब अंबेडकर जी के कैसे अनुयायी है ये राकेश परिवार? कहाँ है? किस तरह से कहेंगे? केवल मुंह से बोलना ये अच्छी बात थोड़ा ही है। कलीराम राकेश जी के नाम से डिग्री कॉलेज है, क्यों? कितने बड़े वो महापुरुष थे। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर सुरेंद्र राकेश जी जब कैबिनेट मंत्री थे, तो उनको कलीराम राकेश जी के नाम पर क्या डिग्री कॉलेज का नाम रखना चाहिए था? अंबेडकर जी के नाम पर। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां डेंगू ने दस्तक दे दी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के संयुक्त प्रयासों से डेंगू के विकराल रूप को कम किया गया है। वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर चंदन सिंह ने बताया कि बरसात का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में डेंगू के मामले अधिक होने की संभावना भी है। इस दौरान लगातार सर्वे किया जा रहा है और नगर निगम की ओर से देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में छिड़काव कार्य किया जा रहा है। इसका परिणाम ये निकला है कि डेंगू इस बार खतरनाक स्टेज पर नहीं पहुंचा है। तो राजधानी में डेंगू का कहर जो है वो देखने को मिला है। आपको बता दें, इलाके का लगातार सर्वे किया जा रहा है, छिड़काव कार्य जो है वो सभी जगह किए जा रहे हैं। देखिए, अभी तो डेंगू बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है कि अपना विकराल रूप में नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी पीछे बरसात हुई है, ठंड भी बढ़ गई थी, तो उससे लग रहा था कि भाई डेंगू के केसेस बढ़ सकते हैं। बट जिस तरीके से हमारा अब की बार जो फील्ड सर्वे चल रहा है और जो फॉगिंग चल रही है और लार्विसाइडल का छिड़काव हो रहा है जिला प्रशासन की तरफ से भी, नगर निगम की तरफ से भी, तो इस तरीके उसकी वजह से जो है उसका ये परिणाम निकला है कि डेंगू इस टाइम बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टेज पे नहीं आ रहा है। अभी तक हमारे पास में देहरादून के कुल मिला के 52 केस आए हैं और 36 केस हमारे पास में बाहर से हैं, तो जिनमें से। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां भंडारा के पास दुर्घटनाग्रस्त यूटिलिटी से एसडीआरएफ ने चालक का शव बरामद कर लिया है।
आपको बता दें, थाना चक्राता द्वारा एसडीआरएफ को बताया गया कि एक यूटिलिटी वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया है, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और शव को बरामद किया। इसके साथ ही आपको बता दें, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो एक बार फिर देहरादून में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 50 मीटर गहरी खाई में एक गाड़ी जो है वो गिर गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और एसडीआरएफ की टीम ने चालक का शव वहां से बरामद कर लिया है। आपको बता दें, शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। तो 50 मीटर गहरी खाई में ये गाड़ी गिर गई थी, जिसमें चालक की मौत हो गई है। आपको बता दें, चालक का शव एसडीआरएफ की टीम द्वारा बरामद कर लिए गए हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो देहरादून में 50 मीटर गहरी खाई में एक कार गिर गई, जिसमें चालक की मौत हो गई। चालक का शव जो है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लगातार एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान चालक की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने चालक का शव जो है वो बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो देहरादून में ये तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है। 50 मीटर गहरी खाई में कार जो है वो गिर गई, जिसमें चालक की मौत हो गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रामनगर से है, जहां उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से रामनगर गर्जिया देवी मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की आस्था उस वक्त हादसे में बदल गई जब श्रद्धालुओं से भरा वाहन एक पोल से टकरा गया। आपको बता दें, पोल से टकराने के बाद जो कार है वो पलट गया। इस भीषण हादसे में 14 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब अमरोहा के एक ही परिवार के करीब 15 लोग अपनी गाड़ी से समीपवर्ती गर्जिया देवी मंदिर के दर्शन के लिए निकले थे। जैसे ही वाहन शिवलालपुर चुंगी के पास पहुंचा, एक मोड़ पर वाहन चालक को नींद की झपकी आ गई और गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया और वाहन पलट गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वाहन में सवार श्रद्धालु मदद के लिए चीखते रहे, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल घायलों को रामनगर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। तो देवी दर्शन को आ रहे श्रद्धालु जो हैं हादसे के शिकार हो गए। मोड़ पर ही ये हादसा हुआ। वो ड्राइवर की नींद आ गई थी, तो नींद के कारण ही वो मैं जैसा टर्न लिया तो वो खंभे में जाकर ठुक गई। तो ये हमारी माता जी, ये बहन है, ये हमारी वाइफ है, लगभग 15 जन है बच्चों के, लगभग आधे से। अभी इमरजेंसी में ना 1-1.5 घंटे पहले एक टेम्पो पलट गया था, तो उसमें 14 लोग सवार थे जिनको मामूली चोटें आई हैं। तो उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हम दे चुके हैं, अब वो घर जा सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद ना बड़ा कोई ऐसा सीरियस केस नहीं हुआ है, ये कि छोटी मोटी चोटें आई हैं जिसका उपचार। हाँ, सभी चोटल थे 14 लोग। किसी को मामूली खरोचे आई, किसी को थोड़ा हाथ में पेन है, तो उसके लिए हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है, जैसे ड्रेसिंग वगैरह कर दी है, इंजेक्शन वगैरह लगा दिया पेन के। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भारत के सशक्तिकरण का आधार बताया और कहा कि पूरी दुनिया अब भारत का लोहा मान रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सीधे समाज के सबसे निचले तबके तक योजनाएं पहुंचाई हैं और बिना भेदभाव के विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 2014 से पहले देश में घपले घोटाले होते थे, अब ईमानदारी से देश का विकास हो रहा है, सिस्टम से बिचौलियों का पूरा सफाया हो गया है। और क्या कुछ कहा सीएम धामी ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। योजनाओं की जो बात होती थी तो बिचौलिए बीच में आ जाते थे, पैसे खा जाते थे, और अब डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से सीधे अगर 1 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है
तो सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है। पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था। देश की आजादी के बाद ये तो बिल्कुल सच है, आप सब भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि कोई सरकार, ऐसी सरकार नहीं आई जिसने ये सोचा कि देश के गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो अगर बीमार पड़ जाएं तो उनके इलाज का क्या होगा। ये पहली मोदी सरकार है जो आयुष्मान भारत योजना लेकर आई और गरीबों का इस योजना के माध्यम से आज अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। पहले हम केवल आयात पर निर्भर रहते थे, इंपोर्ट पर निर्भर रहते थे। आज मेक इन इंडिया ने इसकी ताकत ने एक्सपोर्ट में भी अब हम लीड करने लगे हैं। इसमें भी हम दुनिया के प्रमुख देशों में हमारा नाम आने लगा है। पहले हम दुनिया की अस्थिर अर्थव्यवस्था में आते थे, आज दुनिया की हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हुए हैं। और ये 11 साल विकास के, विश्वास के और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते हुए भारत को देख रहा है और अनुभव कर रहा है। कांग्रेस के राज में भी अनेक नारे दिए जाते थे, गरीबी हटाओ, लेकिन अब आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार में पिछले 11 सालों में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छता अभियान, किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना, लखपति दीदी योजना, ऐसी अनेक योजनाएं, मैं उनके नाम गिनाऊंगा तो काफी सारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं ने जन कल्याणकारी, इन योजनाओं के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों को आज इसका लाभ मिल रहा है। उनके जीवन को उत्थान का अवसर मिल रहा है, जिसका परिणाम है कि आज भारत गरीबी की दर में 5 गुना से अधिक की कमी आई है। ये 11 वर्ष शासन के नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनर्स्थापना के 11 वर्ष रहे हैं। धारा 370 की समाप्ति हो, 3 तलाक का कानून समाप्त होना हो, उस पर प्रतिबंध लगना हो, सीए, वक्फ संशोधन जैसे विषयों पर साहसिक निर्णय इस कालखंड की पहचान है। आज भारत की विदेश नीति में भी हमारी सांस्कृतिक पहचान और गरिमा, इसकी स्पष्ट झलक दिखाई देती है। ये एक दिव्य संयोग है कि विकसित भारत के अमृत काल के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं और जब दुनिया में हमारी सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर का भी डंका बज रहा है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकी अड्डे हों, 100 आतंकवादियों से अधिक को मौत के घाट उतारना, उनका सफाया करना हो या एयरबेस को निशाना बनाकर, यह अब स्पष्ट कर दिया पूरी दुनिया को कि भारत अब सिर्फ शांति की बात नहीं करता बल्कि आवश्यकता पड़ने पर घर में घुसकर आतंक का सफाया भी करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद, खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, एक साथ नहीं चल सकते, यानी कि खून और पानी का प्रभाव एक साथ नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भारत की धरती पर कोई आतंकी हमला होगा तो अब उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। ये संदेश न केवल पाकिस्तान को था बल्कि पूरे विश्व को कि अब नया भारत अपनी संप्रभुता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा। आज भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल, जिसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी, आकाश मिसाइल, तेजस, INS विक्रांत, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी हथियारों के साथ भारत आज एक आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनकर भी उभरा है और भारत के हथियारों की गूंज आज पूरी दुनिया के अंदर गूंज रही है, डंका बजा रही है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और कूटनीतिक नेतृत्व का परिणाम है कि भारत न केवल रक्षा उपकरण बना रहा है बल्कि आज भारत दुनिया को रक्षा की उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है
जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की असल तस्वीर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग को भी धरातल पर उतारते हुए भारत की जो वैश्विक स्तर पर 142 से सुधरकर वैश्विक रैंकिंग 142 से सुधरकर 63 पर पहुंची है। मध्यम वर्ग को राहत देना भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है। इसका प्रमाण है कि नई कर व्यवस्था में जो अभी सामान्य बजट हमारा प्रस्तुत हुआ था उसमें 12.75 लाख रुपए तक की आय को टैक्स में छूट दी गई है। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को, विकास को एक नई रफ्तार दी है। चाहे अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित चिनाब ब्रिज हो, महाराष्ट्र की बधावन पोर्ट परियोजना हो, रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पवन पुल हो, या देश भर में आज एक्सप्रेस वे बन रहे, हाईवे बन रहे, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, जिसका एक उदाहरण। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर भले सरकार और पंचायत विभाग ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया हो, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कब होने जा रहा है। तो हर चुनाव के लिए और हर कार्यक्रम के लिए प्रत्येक दिन से तैयारी में रहती है हमारी। उस संदर्भ में हमारी टीमें बन रही है। बहुत जल्दी हम डिक्लेयर कर देंगे। चाहे चुनाव डिक्लेयर को हम अपने पर्यवेक्षक घोषित कर देंगे। हमारे पर्यवेक्षक हर जगह जाकर, हर जिले में जाकर, इस बार बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं होगी जहाँ बीजेपी कार्यकर्ता प्रधान के रूप में न लड़ रहा हो चुनाव। हर कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़े। हर प्रधान में क्षेत्र, पंचायत क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता निर्वाचित होकर ही हमारा प्रयास रहेगा। हर पद पे बीजेपी का कैंडिडेट होगा? नहीं, देखिए, घोषित कैंडिडेट तो हम जिला पंचायत पर समर्थन देते हैं, लेकिन प्रधान और बीडीसी का जो क्षेत्र है वहाँ भी बीजेपी का कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता चुनाव लड़े, ये हमारा प्रयास रहेगा। ऐसा नहीं है जुलाई माह में चुनाव है, जो हर जुलाई माह में चुनाव होना है, ये अभी तक की प्रगति की आख्या है। और मैं कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी यथा समय पंचायत चुनाव उस पर। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हरिद्वार से है, जहां एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। दरअसल यहां हरिद्वार के हाईवे पर एक युवती को एक ही परिवार के कई सदस्यों ने मिलकर बेरहमी से पीट डाला। जमकर आपस में मारपीट होती रही और जनता तमाशा देखती रही। इस दौरान युवती से स्कूटी हटाने को लेकर शुरू हुई इस कहासुनी में देखते ही देखते गाली गलौज में बदल गई। फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। आपको बता दें, लोग घटना का वीडियो बनाते रहे और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन किसी पक्ष द्वारा कोई शिकायत अभी तक पुलिस में नहीं दी गई है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस वीडियो का संज्ञान ले रही है। तो हाईवे पर परिवार ने मिलकर एक युवती को जमकर पीटा। स्कूटी हटाने को लेकर यह विवाद जो है वो शुरू हुआ था। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने जब से लंगड़े घोड़े का जिक्र किया है, तब से कांग्रेस में इन दिनों लंगड़े घोड़े की चर्चा खूब चल रही है। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पार्टी का लंगड़ा घोड़ा ढूंढ लिया है। हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा करार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत जैसे ही नेता लंगड़े घोड़े हैं, क्योंकि जब पार्टी के लिए दौड़ने की जरूरत थी तब लंगड़ापन दिखाकर बीजेपी में चले गए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कहा कि कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े की क्लास शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े की कमी नहीं है और जो अच्छे दौड़ने वाले घोड़े थे वो हमारे साथ आ गए हैं। लंगड़े घोड़े के बयान को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। अभी आप ही ने तो कहा कि हरक सिंह जी कह रहे हैं कि हरीश रावत के कारण हम हारे। हरक सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं। जिन घोड़ों ने जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए,
और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए हरीश धामी किसी से न डरता न झुकता, सत्यता बोलता हूँ और सत्यता पे रहता हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है तो उसकी गलतफहमी है। वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो ये बात करता है, क्योंकि आज अगर उत्तराखंड में आप कहीं पे कांग्रेस जिंदा देख रहे हैं तो हरीश रावत। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां बेखौफ होकर पुलिस चौकी के पास युवक ने फायरिंग की है। इस दौरान आसपास खड़े ऑटो चालक बीच बचाव करते हुए आरोपी युवक पर हावी हुए, इसलिए आरोपी ने खुद पर हावी होता देख भीड़ को डराने के लिए हवाई फायरिंग कर दी। पुलिस ने आरोपी से देसी तमंचा बरामद कर लिया है। आपको बता दें 24 घंटे पुलिस की तैनाती होने के बाद भी युवक ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अल्मोड़ा जिले से है, जहां सोमेश्वर विधानसभा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में गुरडा सरस्वती शिशु मंदिर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक तक भव्य तिरंगा जय हिंद यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदेश की धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पुष्पांजलि अर्पित कर वीर शहीदों को याद किया। उनके परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस दौरान कहा कि जय हिंद अभियान चलाया गया है, जगह जगह जय हिंद, देश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इकबाल गुण शामिल है। आपको बता दें संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए सारे भारत को एकजुट करेंगे, ये बयान जो है हरीश रावत की तरफ से दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है उसके खिलाफ कांग्रेस तिरंगे आन बान बनाए रखने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।